हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्लास 7 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है उसी के बारे में ये है। बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें मैं दूसरा और सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर को कवर करूँगी, ठीक है, इसी वीडियो में। तो आइए थोड़ा इसको जूम करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ना बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ना है, क्योंकि हम अपने बेस को मजबूत कर रहे हैं। आई नो बहुत लोगों को शर्म भी आती है एनसीईआरटी पढ़ने में, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। ओह, ये इधर देखते हैं। देखिए, ये पृथ्वी के अंदर के भाग को दिखाया गया है। इसको देखिए ज़रा, क्या है। देखिए, पृथ्वी हमारी गोल है और इसके अंदर की जो परतें हैं हमें वो दिखाई गई हैं, ठीक है। जैसे हम तरबूज को काटते हैं, उसके एक भाग को ऐसे निकाल लेते हैं ना, तो उसी तरह इसको भी निकाल के दिखाया गया है। तो ये है पृथ्वी का कोर, ये है स्थल मंडल, फिर ये है क्रोड़, फिर ये है सीमा, ये क्रोड़ है, फिर ये सीमा है, फिर ये बाह्य क्रोड़ है, ठीक है। ये मेटल है, ये जो येलो वाला है, और ये भूपर्पटी है। ये जो रेड वाला है ये आंतरिक क्रोड़ है, ठीक। वैसे इसको सियाल, सीमा, निफे बोला जाता है, लेकिन इसको ज्योग्राफी की भाषा में लिखा गया है क्रोड़, मेटल, स्थलमंडल, सीमा। ये मेटल का भाग हो गया, ये भूपर्पटी हो गई, ये बाह्य क्रोड़ हो गया, ये लाइनिंग वाला, और ये आंतरिक क्रोड़ हो गया। आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? कभी सोचा है पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? बताइए। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। महाद्वीपीय मतलब ये पृथ्वी से 35 किलोमीटर और समुद्र क्योंकि गहरा होता है तो इससे 5 किलोमीटर तक है, ये जो क्रोड़ है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी है, ठीक है। महाद्वीपीय संहति सिलिका एवं एल्यूमिना से जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम, देखिए यही सब क्वेश्चन बन के आते हैं। दे देगा एक स्टेटमेंट, महासागर की परपटी मुख्यतः किन से बनी हुई है? दे देगा सिलिका, एल्यूमिना, सिलिका, मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमा या सिलिका या मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड़ है। वही जो आपने यहाँ पे चित्र में देखा, वही इसको लिख के बताया और इसको एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए, यह है महासागरीय परपटी। ये महासागर है, इसके 5 किलोमीटर के बाद ये महासागरीय परपटी आती है, ठीक। फिर ये महासागर दर्शाया गया है, ये महाद्वीप दर्शाया गया है, महाद्वीपीय परपटी दर्शाया गया है। आगे चलते हैं।
क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही पर्पटी है, 16% मेटल एवं 83% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफे निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, इग्नियस शैल, अवसादी। देखिए यहाँ पे शैलों के प्रकार दिया है। आग्नेय शैल जिसे इग्नियस भी बोलते हैं, अवसादी शैल जिसे सेडिमेंट्री बोलते हैं, कायांतरित शैल जिसे मेटामॉर्फिक भी बोलते हैं, मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार से बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। प्राथमिक शैल भी कहते हैं इसे। ठीक है, आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैलें और बहिर्भेदी शैलें। ठीक, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। मैग्मा तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जैसे अभी आपको चित्र में मैं दिखाऊंगी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में तो ये पृथ्वी से निकलने वाला एक लावा होता है, धुएं टाइप का होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इंसानों की बॉडी में, तो जैसे खून की नलियां होती ना, सेम उसी तरह लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से। अब ये मैं आपको जो चित्र दिखाऊंगी तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्पटी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जो बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है उसी को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जो अंदर रह जाता है उसको अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दोनों वाली होती हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। ठीक है, गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दोनों का रूप ले लेते हैं। ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। ये अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों के पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित में परिवर्तित हो सकती हैं। उच्च दाब और ताप के कारण, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए देखें, चित्र देखते हैं, दिया हुआ है। ये क्या दिया है?
शब्दों की उत्पत्ति इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि से बना है। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द है जिसे सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। जीवाश्म शैलों की परतों से दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों की जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। देखिए ये कायांतरित शैल में परिवर्तित हुआ दिखाया गया है। आगे चलते हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या टिक-टिक, स्टापू या किट-किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। ये देखिए आपको उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, इससे आप पहचान पाओगे। क्या अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता लगाइए कि किन शैलों से बनी हैं। 2 चित्र आप के लिए एकत्रित किए गए हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, ठीक है। देखिए ये चित्र आप देखिए, समझ में आएगा आपको। जब ज्वालामुखी फटता है पृथ्वी के अंदर से तो ये जो लावा है ये बाहर निकलता है, यही है लावा। कह लीजिए पृथ्वी का जो ब्लड निकल रहा है, ठीक है। और यही जो लावा है निकल कर जम जाता है, और जो नहीं निकल पाता वो ऐसे दरारों में ही जम जाता है, ठीक। मैग्मा समझ में आ गया। फिर ये आग्नेय शैल बनता है, फिर ये अवसाद मतलब टूट जाता है, फिर ये अवसादी में परिवर्तित हो जाता है, फिर कायांतरित होकर दाब और ताप के कारण फिर ये कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है। शैल इसको बोलते हैं शैल चक्र। टूटना, बनना, फिर टूटना, फिर बनना, ठीक। तो इसको जूम करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन, इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है एवं द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। इधर भी दिया है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला। देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ये सब हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के अंदर से, ठीक है। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ये क्या दिया है, आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? आप जिस भी राज्य से ये वीडियो देखेंगे आप अपने राज्य में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? खनिज अगर आपके कोयला पाया जाता है वो लिखिए, यूरेनियम पाया जाता है तो वो लिखिए। जैसे यूरेनियम ललितपुर यूपी से यूरेनियम पाया जाता है। कोयला जो झारखंड झरिया से बहुत ज़्यादा पाया जाता है, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। तो ये काम का नहीं है। हाँ, ये चैप्टर यहाँ पे
ख़त्म होता है। आप इसके क्वेश्चन अपनी कॉपी पर भी इसका आंसर लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी, बताइए कौन कौन सी हैं। शैल क्या है, 3 प्रकार की शैलों के नाम बताइए। आग्नेय, कायांतरित और एक कौन सी है देख लीजिए ऊपर। बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी कौन सी हैं, क्या होता है। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं, शैलों के क्या उपयोग हैं, कायांतरित शैल क्या है, शैलों को क्या उपयोग है, कायांतरित शैल क्या है। ठीक है, तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर कमेंट बॉक्स में सारे नहीं लिखते हैं तो सिर्फ एक का आंसर लिखिए। और ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप चाहे जब वीडियो देखिए चाहे जहाँ से देख रहे हों। द्रवित मैग्मा से बने आग्नेय, ये मैं बता तो रही हूँ लेकिन इसको कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं, जीवाश्म नहीं खनिज। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, आग्नेय। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, परपटी। निम्नलिखित में मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्रोड पृथ्वी की सतह नहीं, क्या निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। खनिज, सिलिका और एल्यूमिनियम। शैल, पृथ्वी की सतह। शैल, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग। ठीक है, तो ये चैप्टर्स यहीं पे समाप्त होता है। इस चैनल सशक्त एजुकेशन चैनल को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यहाँ से हम शुरू करते हैं 3rd चैप्टर। ठीक है, दोस्तों 2nd चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं 2nd और 3rd चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 3rd चैप्टर। हमारी बदलती पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी, बहुत ही बदलाव आ रहे हैं हमारी पृथ्वी पर। थोड़ा जूम करते हैं इसको। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए, इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए, बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा इसी प्रकार की गति करता है। फिर से पढ़ते हैं, ये समझ नहीं आया मुझे क्या बोला। अच्छा था वैसे। एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए, इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर, एक्चुअली मैंने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं, मैं इधर देख रही थी इस तरफ। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है। अच्छा, ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। ओह, समझ आ गया। ठीक है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो उस पर जो जैसे वो कागज़ था तो वो पानी के साथ वो भी तैरने लगता है, और जब ठंडा पानी में होता है तो वो नीचे जम जाता है। इसका मतलब है पानी गर्म होने के बाद हल्का हो जाता है, घनत्व उसका कम हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। स्थलमंडल के अनेक प्लेटों में स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है।
पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये देखिए पृथ्वी की गतियाँ दिया है। पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल किन कारणों से होते हैं? आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, भूकंप, पर्वत निर्माणकारी बल, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और बहिर्जनित बल क्या होते हैं? अपरदन एवं निक्षेपण, नदी बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद। स्थल रूपों का विकास, पर्वत का निर्माण कैसे होता है वो सब दिया है। ये देखिए क्या है? एक्सोबा प्लस जेनिक उत्पत्ति, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ये देखिए ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे ज्वालामुखी आता है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है। गर्मी बहुत होती है, हलचलें, जैसे कि आजकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पहाड़ों पर सड़कें बनाई जा रही हैं और सड़कें हर जगह, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, तो पृथ्वी में भी बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। जिसके कारण ज्वालामुखी, भूकंप जैसी गतिविधियां भी आ रही हैं। होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशंस भी बन रही हैं। आइलैंड भी, जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं आइलैंड भी डूबेंगे। देखिए एक ज्वालामुखी, इसको आपने पढ़ लिया। ज्वालामुखी भूपर्पट पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक, ये है ज्वालामुखी कैसे निकलता है, उसका चित्र दिया हुआ है। ये है भूपर्पटी। ठीक है। ये है मेटल, जो मैंने आपको ऊपर चित्र में दिखाया था सेकंड चैप्टर में। और ये है भूपर्पटी, यहाँ से निकल रहा है लावा, मेटल से। ठीक है। ये लावा है, ये समझ लीजिए। ये पृथ्वी की जो रक्त वाहिनियाँ हैं, जैसे हमारे शरीर में होती हैं इंसानों के। ठीक है। ये रक्त वाहिनियाँ हैं। ये मैग्मा निकल रहा है। ठीक, ये धुएं के रूप में, धूल कण के रूप में बाहर गैस व राख निकल रही है। ये क्रेटर, इसका ये पॉइंट क्रेटर कहलाता है। ये निकास वेंट कहलाता है। और ये लावा है जो पिघल कर ठोस हो जाता है, तो यही आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्मा कोस्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया देख लेते हैं इसको। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं अपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे गिर जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में भी कंपन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आपने कभी महसूस किया है? कमेंट करिए, किसने किसने भूकंप को महसूस किया है। भाई हमने तो किया है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों में के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे यह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। अभी मैंने जो आपको चित्र दिखाया, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। एक बार फिर से देखिए चित्र को। ठीक है, आपको याद रहेगा।
ये चित्र देखिए। उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप शुरू होता है, ये उद्गम केंद्र है। ये देखिए, ये कंपन दिखाया जा रहा है, कैसे कंपन करती है पृथ्वी। ये तरंगे हैं, ठीक है। ये प्लेट सीमा, ये है अधिकेंद्र। जब ये अधिकेंद्र है। भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ये भूकंपीय तरंगें जो बाहर की, और ये धीरे धीरे जब जितनी ही दूर फैलती जाती हैं वो कम होती जाती हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे। पी तरंगे क्या होती है? देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्स में ना ये तीनों तरंगे दे देगा और ये मिलाने के लिए दे देगा कौन सी तरंगे हैं। पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्व कोश से ज्ञात करने पर प्रयास कीजिए। एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका क्या है? उद्गम केंद्र यहाँ से होता है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। ये गुजरात में 2001 में आया था, भुज में भूकंप आया था। उसी के बारे में ये दिया गया। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, क्या क्या प्रभावित हुआ, कैसे हुआ, वो सारी इसमें नॉलेज दी गई है। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौतों की आशंका है। भुज में विनाशक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि पहुंचाने के कारण हालत चिंताजनक। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री भी केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। तो दोस्तों देखिए, कितना भूकंप आने से कितना जान माल की हानि होती है। लेकिन हाँ, इसमें जो दिया है, इन चीज़ों को अगर फॉलो किया जाए तो और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उन क्षेत्रों में न होने चाहिए जहाँ से भूकंप का जो भूकंपीय जोन बनाए गए हैं वहाँ पे तो एटलीस्ट डेवलपमेंट के लिए परमिट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक होता है ना, सतत विकास होना चाहिए। और ये जैसे होता है ना, जानवरों के व्यवहार में अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, ये सिम्टम्स होते हैं कि हाँ भूकंप आने वाला है। इनको पहले ही पता चल जाता है। एक कहते हैं ना, इनका सिक्स सेंस होता है जिससे इनको पता चल जाता है कि कुछ हलचलें होती हैं जिसकी वजह से ये मछलियाँ कम उत्तेजना करने लगती हैं, सांप धरातल पे आने लगते हैं।
ये देखते हैं। भूकंप का मापन यंत्र से किया भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली है। जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है, ये भूकंप लेखी यंत्र है जिससे भूकंप मापा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भूकंप क्रियाकलाप दिया गया है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप के वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। चलिए, इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, बताइए। चलिए देखते हैं आप कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं भूकंप आने पर। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले सुरक्षित रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। सुरक्षित स्थान बताए गए हैं इनसे जिनसे दूरी बताई गई है। इसमें देखिए क्या है, आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ये इसमें देखते हैं क्या है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, इन तीनों जलप्रपातों को आप याद कर सकते हैं। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ऐसे दे देगा जलप्रपातों के नाम और देश। देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है, दूसरी इसमें स्टेटमेंट। और तीसरी स्टेटमेंट, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, उसको देने से पहले ना अपना बेस मजबूत कर लीजिए एनसीईआरटी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 12th तक के ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही, स्टैटिक्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करके पूछा जाता है। तो जिसका बेस मजबूत होगा उसका तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। तब रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं, तब रेफरेंस बुक की लैंग्वेज समझ में आती है। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय में अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। देखिए,
पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने, अपक्षय की क्रिया, अपक्षय ये जो टूटता है उसी को हम अपक्षय भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं, ठीक है। टूटने की क्रिया को ही हम टूटने की क्रिया को ही हम अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब वायु और जल बहा कर ले जाते हैं अपर्दित पदार्थ को, और वायु उड़ा कर ले जाते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित मतलब एक स्थान पर वो छोड़ देते हैं। जैसे पानी, जल के साथ कुछ पदार्थ बह के जा रहा है और कहीं पे वह उस पदार्थ को छोड़ के पानी आगे निकल गया और पदार्थ वहीं पे जम गया, तो वो उसको बोलते हैं निक्षेपण या निक्षेपित करना। और वायु जैसे चल रही है और कहीं पे जहाँ पे वायु खत्म हुई वहाँ पे जो उसके साथ उड़ रहे पदार्थ हैं वहीं पे जम जाएंगे, तो वो भी निक्षेपण ही कहलाता है। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थाकृतियों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नदी के कार्य, अब इसमें नदी के कार्य दिए हैं, पढ़िए नदी के कार्य क्या होते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या, फिर से पढ़िए। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ये देखिए दिया है ना, कठोर शैल ये हो गई कि कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, ये जल के बहने के कारण ये शैल कट जाते हैं। जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं और उस पर जो उसको क्या बोलते हैं, उस पर पत्थर लगा होता है, रस्सी को डालने के लिए पत्थर होता है, वो पत्थर का होता है, उसको रस्सी से खींचते खींचते उसमें दरारें पड़ जाती है। उसी तरह पानी जैसे जैसे नदी शैलों से आता है वो शैल भी कट के उनके साथ बहती हैं और जिससे बालू शिल्ट वगैरह हमें प्राप्त होता है। ये क्या है, ये देखिए जलप्रपात दिया है, नियाग्रा जलप्रपात। कहाँ है नियाग्रा? अफ्रीका में। कहाँ, किन किन देशों में है? अफ्रीका में किन किन देशों के पास है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। देखिए ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, और एंजल जो है वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात जो है, देखिए ये सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका का है, वेनेजुएला एंजल जलप्रपात। और अमेरिका कनाडा के सीमा पर जो स्थित है वो नियाग्रा है, ठीक है, ये नियाग्रा का ही नीचे दिया हुआ है। चलिए ये देखिए पाठ का मैदान, पहले इसको देख लीजिए चित्र थोड़ा सा, तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए बाढ़ के मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये स्थलाकृतियाँ क्या, इससे क्या क्या बनता है? देखिए नदी के किनारे जो होते हैं यहाँ पे पेड़ भी होते हैं, पहाड़ की तरह भी उठी हुई स्थलाकृति होती है, इसे हम तटबंध बोलते हैं, ठीक, चाप झील। और ये जो बाढ़ आता है तो ये नदियाँ जो है ना ये पूरा फैल जाती हैं, तटबंध से ऊपर चली जाती हैं। और जब ये नदियाँ, जब बाढ़ खत्म हो जाती है, पानी समुद्र में पहुँच जाता है, तो नदियों के आसपास जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं। और वो जब बाढ़ तो चली जाती है, नदी अपनी जगह पे चली जाती है, और जो वो गड्ढे होते हैं वो भरे ही रहते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? चाप झील बोलते हैं, ठीक है। और ये विसर्प, जो ऐसे ऐसे आड़ी तिरछी आई है नदी, इसको हम विसर्प बोलते हैं, ठीक। आइए वाकई इसको पढ़ते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अभी जो आपने देखा ये विसर्प कहलाता है, ये जो मोड़ होते हैं इनको विसर्प बोला जाता है। इसके बाद विसर्पों के
किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। ये लूप झील जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध, ये पहाड़ जैसे कभी कभी आपको स्थलाकृति भी देखने को मिलेंगे। पहुँचते पहुँचते नदी तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। आओ कुछ करके सीखें। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे भारत में ऐसी नदियाँ कौन कौन सी है? जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई ना, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। कृष्णा नदी हो गई। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और इसका नाम सुंदरी ट्री की वजह से सुंदरवन डेल्टा पड़ा, जिसे मैंग्रोव भी बोला जाता है, जिनको वितरिका कहा जाता है। आगे का है, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण मतलब छोड़ देती है, निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, डेल्टा देखिए ये है डेल्टा। नदी यहाँ से समुद्र में आती है। ओह सॉरी। ये दिया है डेल्टा। मुख्य नदी यहाँ से आती है और वो जब समुद्र में आती है उसके पहले वो कई छोटे छोटे भागों में बट जाती है ये, और जो अवसाद होता है यहीं पे रुक जाता है। तो यही है डेल्टा, इसी को बोलते हैं डेल्टा का निर्माण। इसे डेल्टा ही कहा जाता है एक्चुअली। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। अभी पढ़ लिया ना हम लोगों ने, इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, समुद्र तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। अभी आपको चित्र में दिखाएंगे समुद्र भृगु किसे कहते हैं। ठीक है, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर
समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमानी गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। आइए वो चित्र देखते हैं। ये दिया हुआ है स्टैक इसमें दिया था ना। ये जल की जो तरंगे होती हैं लगातार जैसे कुएं के पत्थर पे लगातार रस्सी को बार बार रस्सी से पानी खींचने पर दरारें पड़ जाती है। उसी तरह यहाँ जब समुद्र की तरंगें उठती हैं तो इन पत्थरों से टकराती हैं, जिसके कारण ये देखिए अलग हो गया, इससे स्टैक बन गया, एक पत्थर सिंगल खड़ा हो गया और यहाँ पे लड़ते वो पत्थर को काट दी हैं, तो जिससे मेहराब का निर्माण हो गया। और ये समुद्री गुफा, लड़ते पत्थर कटता गया तो इसके अंदर समुद्री गुफा बन गई। ठीक है। और ये देखिए ये हिमनद है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देता है और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। देखिए ये है हिमनद जो पहाड़ों में जम जाते हैं। बर्फ पड़ता है वो जम जाता है, फिर इन्हीं से नदियाँ निकलती हैं। ये देखिए बालू के टिब्बे। आइए इसको पढ़ते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। बालू देखा है मतलब अभी तो आपने देखा बालू के डिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। उन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने आप रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इनको बालू टिब्बा भी, जो आपने देखा, बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो ये वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। लोएस। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप इनके आंसर आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। प्लेटें क्यों घूमती हैं, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है,
अपर्दन क्या है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, चाप झील क्या है। आप इसके आंसर अपने कॉपी पे लिखिए और एक एक लाइन का आंसर है, आप एक दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इन क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ही है आपको। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? क्या समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा और समुद्री गुफा। तो ये किनारा जो है ये समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिख के देना है, ठीक है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, क्या है? हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी। छत्रप शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है नदी घाटी के पास, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइए। आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ मैं, तो सशक्त एजुकेशन को आप बढ़ाइए। और मैं अभी UPPSC का PYQ लेके आने वाली हूँ, तो आप चाहें तो उसे भी अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, वही जो अभी आपने ऊपर देखा उसी का है ये। इसको वैसे मिलाना है। हिमनद में क्या बनता है? चलिए, विसर्प, नदियाँ बनाती हैं, नदियाँ होती हैं विसर्पित। पुलिन, बालू टिब्बा, रेगिस्तान, जलप्रपात, भूकंप, पुलिन, बर्फ की नदी, ये बर्फ की नदी, पुलिन, जलप्रपात, बालू टिब्बा, छत्रक शैल, जलप्रपात, समुद्री तट और भूकंप, भूकंप, पृथ्वी कंपन, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।